गुड मॉर्निंग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा घूर्णन गति समीकरण जड़त्वीय नियतांक, मोशन ऑफ रोटेटिंग रिग्ड बॉडी और इनर्शियल कॉफिशिएंट्स। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट मैकेनिक्स के यूनिट सेकंड पोर्शन रिग्ड बॉडी से हमने लिया है, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि रिग्ड बॉडी क्या होती है। यदि किसी पिंड पर बाह्य बल लगाने पर उसके कणों की पारस्परिक दूरियां अपरिवर्तित रहें या उनको हम बल लगा के खींच नहीं सकें तो उसे दृढ़ पिंड कहते हैं। प्रकृति में वैसे तो कोई भी दृढ़ पिंड नहीं होता पूर्णतः, लेकिन अगर हम रबड़ और इत्यादि को छोड़कर, प्लास्टिक को छोड़कर अन्य ठोस पिंड अगर साधारणतः लें तो वो दृढ़ पिंड होते हैं। दृढ़ पिंड क्या होते हैं, उन पे छोटा सा बल लगाने पर उन पे विस्थापन इतना कम होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट मान सकते हैं। दृढ़ पिंड पर परिणामी बल के कारण उनके सभी कणों का किसी भी समय पर स्थानांतरणीय विस्थापन, रैखिक वेग और त्वरण समान होता है। बलाघूर्ण के प्रभाव में यानी रोटेशन वाली मोशन के अभाव में हम उसका कोणीय विस्थापन, वेग और त्वरण भी समान मान सकते हैं। सेकंड टॉपिक हम पढ़ेंगे रोटेटरी मोशन यानी घूर्णन गति क्या होती है। घूर्णन गति में पिंड अपने ही स्थान पर एक निश्चित एक्स के चारों ओर घूमता है। पिंड जिस एक्स के चारों ओर घूर्णन करता है उसे घूर्णन एक्स कहते हैं। इस पिंड में पिंड के विभिन्न कण भिन्न भिन्न त्रिज्याओं के वृत्तीय पथों पर घूमते हैं। इन वृत्तीय पथों के केंद्रों का रेखापथ, जिसे लोकस कहते हैं, एक सरल रेखा होती है जिसे घूर्णन एक्स कहा जा सकता है। घूर्णन एक्स के सापेक्ष दृढ़ पिंड में प्रत्येक कण का कोणीय वेग समान होता है, परंतु भिन्न भिन्न कणों का रेखीय वेग भिन्न भिन्न होता है। घूर्णन एक्स के समीप स्थित कणों का रेखीय वेग कम में, दूरी पर स्थित कणों का रेखीय वेग अधिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेना चाहें यहाँ पर लट्टू का घूमना, बल्ब जो होता है उसका घूमना, बिजली के पंखे के घूमते हुए ब्लेड घूर्णन गति के सिंपल एग्जाम्पल हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग रिग्ड बॉडी। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ रोटेटिंग रिग्ड बॉडी अर्थात दृढ़ पिंड के लिए घूर्णन गति का समीकरण एग्जाम के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम मानते हैं टॉर्क की डेफिनेशन से या बलाघूर्ण की डेफिनेशन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जे है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम कॉल्ड टॉर्क, जिसे हम टॉ से डिनोट करते हैं। जे और टो दोनों ही वेक्टर क्वांटिटियां हैं यहाँ पर। चूँकि जे इक्वल में होता है, जे जो हमने यहाँ पर लिया है सभी कणों के योग के बराबर कुल कोणीय संवेग है। ये निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग है सिस्टम का। अगर हम माने कि एंगुलर वेलोसिटी या दृढ़ पिंड मुख्य एक्स के सापेक्ष जिस कोण से घूम रहा है, कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रहा है, वो ओमेगा हो, तो जे इक्वल हम लिख सकते हैं आई इंटू ओमेगा। जे इक्वल में आई ओमेगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, इक्वेशन 1 से हमने लिखा है टॉ वेक्टर इक्वल में डी जे अपॉन डी टी, और इक्वेशन 2 है जे इक्वल में आई ओमेगा। अगर हम इक्वेशन 2 से 1 में वैल्यू जे की पुट कर देते हैं तो हम पाते हैं डी अपॉन डी टी आई ओमेगा इक्वल में आई, चूँकि कांस्टेंट है, डी बाई डी टी ये टाइम के साथ चेंज नहीं होता है। ओमेगा जो रोटेशन मोशन में जो वेलोसिटी है वो चेंज होती है टाइम के साथ। डी ओमेगा अपॉन डी टी कोणीय वेग अपॉन समय कहलाता है कोणीय त्वरण, जिसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी एंगुलर एक्सीलरेशन होगा ये। टो इक्वल में आई अल्फा, इक्वेशन 3 हमें प्राप्त हो रही है, जहाँ पर डी ओमेगा अपॉन डी टी एंगुलर एक्सीलरेशन है एंड आई जो है हमारा उसे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। यहाँ हम इस इक्वेशन से, इक्वेशन जो 3 है टो इक्वल में आई इंटू अल्फा, इससे हम पाते हैं कि जैसे हम लीनियर मोशन पढ़ते हैं, स्थानांतरीय गति पढ़ते हैं या रेखीय गति पढ़ते हैं, तो उसमें एक हम इक्वेशन यूज में लेते हैं एफ इक्वल एम ए, न्यूटन की जो गति का द्वितीय नियम है एफ इक्वल एम ए, वो वहाँ से हमें ये प्राप्त होता है। ये लीनियर मोशन इक्वेशन कहलाती है। जैसे हम मानते हैं कि जो रेखीय गति है या रेखिक जो गति है वो टोटली इस इक्वेशन पर डिपेंड करती है। ऐसे ही घूर्णन गति में जो मेन इक्वेशन है वो है टॉ इक्वल में आई अल्फा, यानी इन दोनों को हम सिमिलर मान सकते हैं। ये रेखीय गति की प्रधान समीकरण है और ये घूर्णन गति की प्रधान समीकरण है, टॉ इक्वल में आई इंटू अल्फा। अतः हम इसे कह सकते हैं कोणीय गति की इक्वेशन कहलाती है। एंगुलर मोशन ऑफ इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन कहलाती हैं।
अब हम इसमें भी ऐसा मान सकते हैं, अगर इस इक्वेशन में हम मान लें टॉ इक्वल में 0, या इक्वेशन इससे जस्ट पहले हमने जो इक्वेशन लिखी है यहाँ हम मान लें टॉ इक्वल में आई डी ओमेगा अपॉन डी टी, टॉ इक्वल में क्या हो 0 हो, तो ये इक्वेशन हमारी चेंज हो जाती है। टॉ इक्वल 0 हो तो आई डी ओमेगा अपॉन डी टी भी क्या होगा 0 होगा, यानी ये इस आई तो चूंकि अनचेंज्ड है ये नहीं चेंज होगा। डी ओमेगा अपॉन डी टी इक्वल में 0 कब हो सकता है, जब ओमेगा क्या होगा कांस्टेंट होगा। इट मीन्स यानी यहाँ से क्लियर हो जाता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क फोर्स इज एब्सेंट और 0 देन रिग्ड बॉडी रोटेट कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। इससे स्पष्ट होता है कि बाह्य बल आघूर्ण की अनुपस्थिति में दर्द पिंड उसकी मुख्य एक्स के प्रति नियत कोणीय वेग से घूर्णन करता है। नेक्स्ट हम चाहते हैं इनर्शियल कॉफिशिएंट्स टॉपिक है हमारा, या जड़त्वीय नियतांक। इनर्शियल कॉफिशिएंट या जड़त्वीय नियतांक। कुल कोणीय संवेग जे का मान होता है जे इक्वल में एम आई आर आई क्रॉस पी आई। अब यहाँ से हम लेके चलेंगे कि जे जो है कोणीय संवेग होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, जिसे हम लिखते हैं आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। चूँकि पी जो है वो यहाँ पर लीनियर मोमेंटम है, जिसे हम लिखते हैं एम आई इंटू वी आई, एम आई इंटू वी आई। एम आई जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसलिए हम इसे पहले लिख लेंगे आर आई क्रॉस पी आई, यानी आर आई और इंटू पी आई में एम आई हमने पहले लिख लिया है, वी आई आर आई क्रॉस वी आई। ये कुल कोणीय संवेग की डेफिनेशन से है, जहाँ पर एम आई आर आई वी आई ith पिंड के क्रम से द्रव्यमान स्थिति सदिश और वेलोसिटी यानी वेग है, जहाँ पर वी आई इक्वल में ओमेगा इंटू आर आई। देखिए हम यहाँ पर जो कॉरिलेट कर रहे हैं वो एंगुलर मोशन और लीनियर मोशन को एक दूसरे से कॉरिलेट करते हैं। तो जो लीनियर मोशन में वेलोसिटी है वो बराबर होती है ओमेगा इंटू आर आई के। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 में अगर हम वी आई की वैल्यू पुट कर देते हैं तो पाते हैं जे इक्वल में सिग्मा आई एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई, आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। ये चूँकि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेक्टर प्रॉपर्टीज़ से हमने इसे सॉल्व करके लिख लिया है जे इक्वल में एम आई आर आई क्रॉस, या अभी हम इसमें प्रॉपर्टी नहीं लगाते हैं, पहले हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे पहले, उसके बाद हम ये पाते हैं एम आई आर आई क्रॉस ओमेगा क्रॉस आर आई। प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए जो वेक्टर प्रॉपर्टी है जिसे हम अभी लिख लेते हैं यहाँ पर 3 वेक्टर्स के लिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको हम लिखते हैं बी वेक्टर ए वेक्टर डॉट सी माइनस सी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए उस इक्वेशंस को हम लिख सकते हैं एम आई ओमेगा इंटू आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा, ये डॉट प्रोडक्ट है। जैसे हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ इस इक्वेशन में कर देते हैं तो सिंपली हो जाती है इक्वेशन। यहाँ पर भी हम भी देखेंगे कि ओमेगा एक्स ओमेगा वाई ओमेगा जेड वेक्टर हैं ओमेगा के, एंड एक्स वाई एंड जेड आर आई के हैं कंपोनेंट्स हैं। तो हम पाते हैं एक्स आई वाई आई जेड आई वेक्टर आर आई के कंपोनेंट हो तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे वेक्टर फॉर्म में हम देखेंगे कि 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हमें एक स्केलर क्वांटिटी देता है। ये वाला जो पार्ट है कि स्केलर क्वांटिटी में चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हम इसे कंपोनेंट फॉर्म्स में भी लिख सकते हैं, या आर आई डॉट ओमेगा इक्वल में एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड होगा। ये किस 2 वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए यहाँ से एक हमें स्केलर क्वांटिटी प्राप्त होगी। इस इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम जे एक्स इक्वल में यानी आई के लिए हम ये इक्वेशन लिख रहे हैं। इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, यानी जे एक्स इक्वल में सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स, या माइनस सिग्मा आई, ये कंपोनेंट्स फॉर्म में वाई कंपोनेंट और इसका जेड कंपोनेंट। या हम इसे ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम इसे लिखते हैं, इसको ऐसे इक्वेशन फर्स्ट में चलते हैं हम वापस से। इक्वेशन 4 है हमारे पास जे इक्वल सिग्मा आई एम आई ओमेगा आर आई स्क्वायर माइनस आर आई डॉट ओमेगा।
देखिए फर्स्ट पार्ट जो है इस इक्वेशन का उसे हम एज इट इज़ रखेंगे। इस इक्वेशन का जो फर्स्ट पार्ट है उसे हमें एज इट इज़ रखना है, यानी इस वाले पार्ट को एज इट इज़ रखना है और इस वाले पार्ट्स को कंपोनेंट फॉर्म्स में हमें टुकड़ों टुकड़ों में लिखना है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसे एम आई ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर माइनस, इस पार्ट को हम कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे। चूँकि हम एक्स पार्ट लिख रहे हैं इसका, इसलिए ये वाला आई भी एक्स में चेंज हो जाएगा और इस ओमेगा के साथ जो है वो भी एक्स में चेंज हो जाएगा। अंदर वाली जो टर्म्स है उसको हम ऐसे लिखेंगे माइनस एक्स आई ओमेगा एक्स प्लस वाई आई ओमेगा वाई प्लस जेड आई ओमेगा जेड। ये इस टर्म को आर डॉट ओमेगा को हमने यहाँ पर ऐसा लिखा है और बाहर का जो आर आई था उसे हमने ऐसा एक्स आई से लिख दिया है। और हम पूरा ही इसको लिख लेते हैं एक बार, सिग्मा आई एम आई ओमेगा एक्स आर आई स्क्वायर। जिससे ही हम इसको ओपन करते हैं तो एक्स आई स्क्वायर यानी ये हो गया एक्स आई स्क्वायर, इसके साथ ओमेगा एक्स है, इसके साथ भी ओमेगा एक्स यानी ओमेगा एक्स हम बाहर ले लेंगे। और उसके बाद ये जो दो टर्म्स है इनको हम पृथक पृथक लिख देंगे एम आई से मल्टीप्लाई करते हुए, एम आई से मल्टीप्लाई करते हुए हम इसे लिख देंगे। तो ये टर्म्स हमारी होगी एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर ओमेगा एक्स प्लस माइनस सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई ओमेगा वाई माइनस सिग्मा एम आई एक्स आई जेड आई और ओमेगा जेड। ये हमारी इक्वेशन 5 हो गई। ऐसे ही सिमिलरली हम इक्वेशन जे वाई एंड जे जेड के लिए भी यूज कर सकते हैं। सिमिलर फॉर्म में लिखा है इक्वेशन 5, 6 एंड 7 जे एक्स आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड लिख सकते हैं। ऐसे ही जे वाई के लिए हम इक्वेशन आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड लिख सकते हैं। जे जेड के लिए भी आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई जेड जेड ओमेगा जेड नोट कर सकते हैं। जहाँ हम आई एक्स एक्स किसको लिख रहे हैं, आई वाई वाई किसको लिख रहे हैं, आई एक्स एक्स इक्वल में है एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर तथा आई वाई वाई इक्वल है एम आई आर आई स्क्वायर माइनस वाई आई स्क्वायर। सिमिलरली आई जेड जेड भी हम लिख सकते हैं सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर। ये हमने इस पीस पे या इस स्लाइड में लिया है आई जेड जेड इक्वल सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर माइनस जेड आई स्क्वायर तथा आई एक्स वाई और आई वाई एक्स दोनों का जो है वैल्यू इक्वल है, आई एक्स जेड आई जेड एक्स के इक्वल है और आई वाई जेड आई जेड वाई के इक्वल है। ये क्रम से क्या होगा माइनस सिग्मा एम आई एक्स आई वाई आई एक्स जेड और जेड एक्स में माइनस सिग्मा एम आई एक्स आई जेड आई और आई वाई जेड और वाई जेड वाई माइनस एम आई वाई आई जेड आई। टोटल कुल मिला के ये 2, 2, 4 और 6 आई एक्स एक्स आई वाई वाई और आई जेड जेड मिलकर ये 9 कंपोनेंट्स हैं जिन्हें हम इनर्शियल कोफिशिएंट्स कहते हैं। इन मैट्रिक्स फॉर्म्स में भी हम इसे लिख सकते हैं जे एक्स जे वाई जे जेड ले लें एक अक्ष पे, यानी लेफ्ट हैंड साइड ये ले लें और राइट हैंड साइड हम एक मैट्रिक्स बनाएं आई एक्स एक्स आई एक्स वाई आई एक्स जेड आई वाई एक्स आई वाई वाई आई वाई जेड और आई जेड एक्स आई जेड वाई और आई जेड जेड डब्ल्यू एक्स डब्ल्यू आई और डब्ल्यू वाई जेड के साथ में हम एक मैट्रिक्स फॉर्म इसके लिए तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर भी जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखते हैं। वो स्पेशल प्रॉपर्टी ये है कि आई एक्स एक्स इक्वल में एम आई आर आई स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। अब हम इस आर आई वाले कंपोनेंट्स को कंपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। यहाँ से एक्स आई कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा आई एक्स एक्स इक्वल में एम आई वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर, यानी एक्स एक्स का जो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है एक्स एक्स के सापेक्ष वो किसके बराबर होगा, एक्स एक्स की आईवे कण की दूरी के वर्ग के बराबर होगा। आईवे कण की दूरी क्या है यहाँ से वाई आई और जेड आई के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। यहाँ हम देखना चाह रहे हैं ये हमारा इस कण के सापेक्ष हम आई एक्स एक्स फाइंड करना चाहते हैं, यानी यहाँ से हम इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, ये परपेंडिकुलर डाल दिया और ये डाल दिया। ये जो परपेंडिकुलर है ये वाई है और ये परपेंडिकुलर है जेड, यानी आई एक्स एक्स इक्वल में होगा एम आई
वाई आई स्क्वायर प्लस जेड आई स्क्वायर। सिमिलरली आई वाई वाई आई जेड जेड पिंड का वाई एक्स व जेड एक्स के सापेक्ष जड़त्व का गुण ज्ञात कर सकते हैं हम। ये नो जड़त्वीय गुणांक एक द्वितीय कोटि के यानी सेकंड ऑर्डर टेंसर रैंक टेंसर के घटक हैं। इस टेंसर को जड़त्व आघूर्ण टेंसर भी कहते हैं। आई जे अभी हमने पीछे देखा कि आई एक्स वाई इक्वल में होगा आई वाई एक्स के बराबर प्राप्त होता है। आई जेड एक्स जेड के बराबर हो रहा है, इक्वल क्वांटिटी प्राप्त हो रही है हमें। इसी फॉर्म में हम इसे सममेट्रिक टेंसर कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण टेंसर कोणीय संवेग जी और ओमेगा में रिलेशंस स्थापित करता है। इक्वेशन 9 में अगर हम माने कि आर आई और ओमेगा एक दूसरे के लंबवत न हों, कोणीय संवेग घूर्णन एक्स की संपाती हो, इस कंडीशन में हम मानते हैं आई एक्स वाई आई वाई जेड और आई एक्स जेड इन सभी की वैल्यू 0 होंगी। उस कंडीशन में जे एक्स बराबर होगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, जे वाई बराबर होगा आई वाई वाई ओमेगा वाई और जे जेड बराबर होगा आई जेड जेड ओमेगा जेड। ये तो था कि को इंसिडेंट यानी संपाती की को या पैरेलल की कंडीशन में संपाती हों। अगर हम माने कि जे और ओमेगा की असमांतर स्थिति है, उस कंडीशन में हम यहाँ पर सममिति नहीं पाते हैं। वस्तु असममित है तो उसकी सममिति x नहीं होगी। इस अवस्था में जड़त्व का जो गुणनफल है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया का मान 0 नहीं होगा और इक्वेशन 9 का यूज़ करते हुए हम वहाँ पर मोमेंटम ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे। इसके साथ ही इस स्थिति में मुख्य अक्षीय जड़त्व के मान भी ज्ञात नहीं किए जा सकते। अब यदि हम तीनों अक्षों को एक्स वाई व जेड अक्षों के अनुदिश मान लें और केवल एक्स अक्ष ही रोटेशन में हो तो हम पाते हैं ओमेगा इक्वल ओमेगा एक्स आई कैप और ओमेगा वाई ओमेगा जेड क्या हो गए, वहाँ पर 0 कोऑर्डिनेट हो गए। तो इस इक्वेशन से जे एक्स इक्वल में आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। जे वाई इक्वल में ये इक्वेशन हमने पहले लिखी है, इक्वेशन 1 है। इस कंडीशन में जे एक्स एक्स इक्वल होगा आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स, क्योंकि ओमेगा वाई ओमेगा जेड 0 है, इसमें भी ओमेगा वाई ओमेगा जेड 0 है, यानी जे वाई इक्वल में जे वाई एक्स ओमेगा एक्स और जे जेड इक्वल में आई जेड एक्स ओमेगा एक्स ही प्राप्त होंगे। इसका तात्पर्य यह हुआ कि इस स्थिति में कोणीय संवेग जे इक्वल जे एक्स आई कैप जे वाई जे कैप प्लस जे जेड कैप और ओमेगा एक्स आई कैप एक दूसरे के समांतर नहीं है। इस प्रकार से यदि घूर्णन एक्स वाई और जेड के सापेक्ष कराएं तो हम ओमेगा इक्वल ओमेगा वाई जे कैप का यूज़ करेंगे। एक्स और जेड कोऑर्डिनेट 0 होंगे तथा ओमेगा इक्वल ओमेगा जेड के जब यूज़ करते हैं इस कंडीशन में ओमेगा एक्स और वाई 0 होंगे। इन स्थितियों में भी कोणीय संवेग व कोणीय वेग एक ही दिशा में नहीं होंगे। थैंक यू।